डियर स्टूडेंट, क्लास 10 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 11 होमोस्टेसिस गैसियस एक्सचेंज के चैप्टर के बाद आज हमारा नया चैप्टर है होमोस्टेसिस। तो पहला टॉपिक है होमोस्टेसिस, इम्पॉर्टेंस ऑफ होमोस्टेसिस, एस्पेक्ट ऑफ होमोस्टेसिस। मैंने आपके लिए खूबसूरत डिज़ाइन पे लिखा है, आप इनसे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब जी मैं शुरू करने जा रहा हूँ जी। मीनिंग, होम्योस्टेसिस या होमोस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड है। होम्यो का मतलब है सेम, कंडीशन, स्टेसिस का मतलब है स्टैंडिंग या कंडीशन। अब लफ्जी मतलब इसका कुछ इस तरह बनता है कि जब बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट हो, उसका कंडीशन कांस्टेंट हो। अगर अमाउंट ऑफ वाटर की बात करें तो वो भी कांस्टेंट हो, अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो वो भी कांस्टेंट हो, अगर आप साल्ट की बात करें तो वो भी कांस्टेंट हो, अगर आप वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो कांस्टेंटली बॉडी से रिमूव हो जाए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में फिर हम कहते हैं कि जब इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट हो तो फिर हम इसको कहते हैं कि इसको हम कहते हैं होमोस्टेसिस। याद रखिए कि हर बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल कांस्टेंट कंडीशन होता है। अगर वो कांस्टेंट हो जाए यानी उसमें वेरिएशन ना हो तो फिर हम इसको कहते हैं कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमोस्टेसिस। अब देखिए डिफिनेशन के हवाले से, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, यानी ऑर्गेनिज्म की वो अहलियत जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट का यानी अमाउंट ऑफ वाटर इन साल्ट का या टेम्परेचर को मेंटेन करे, ख्वाह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में साल्ट इन वाटर कम हो या ज़्यादा हो, ख्वाह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर इंटरनली कांस्टेंट हो तो इस एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ये क्यों इंपॉर्टेंस है? याद रखिए कि जब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट हो, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, साल्ट इन वाटर भी कांस्टेंट हो, वेस्ट प्रोडक्ट भी जितना अमाउंट में आपके बॉडी से बाहर होनी चाहिए वो बाहर हो, तो फिर इस सूरत में आपका बॉडी नॉर्मली जो फंक्शन करेगा, इस सूरत हाल में बेस्ट फंक्शन इसी कंडीशन में होगी। अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया, ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया, आपका मसल थोड़ा बहुत उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो फिर इसमें लाजमी तौर पर उस फंक्शन में कमी आएगी। तो इम्पॉर्टेंस, इट हेल्प इन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट, यानी होम्योस्टेसिस जिस एनवायरनमेंट भी, अब अगर उसका इंटरनल कांस्टेंट कंडीशन हो तो इस सूरत हाल में ऑर्गेनिज्म की मदद करती है कि वो एनवायरनमेंट में अपना सर्वाइवल वैल्यू लाजमी बरकरार रखे, ठीक है ना। दूसरा, इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, वो होमोस्टेसिस की वजह से मेंटेन होगी, ठीक है ना जी। आपको पता है कि जब आपका थोड़ा बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फिर आप दिल काम करने के लिए नहीं चाहता, आप काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में जी इट कंट्रीब्यूट इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। याद रखिए कि होमोस्टेसिस जब इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट हो तो इस सूरत हाल में जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं और इस ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आती है। इट एडप्ट इन द चेंजिंग कंडीशन। अब होमोस्टेसिस की वजह से बॉडी में एडजस्टमेंट का, किसी नए एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट की एबिलिटी क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और होमोस्टेसिस में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम क्या होता है, वो बहुत ही टफ होता है, वो बॉडी के लिए बड़ा नेसेसरी है। यानी चेक एंड बैलेंस का ये मतलब है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, कम है या ज़्यादा है,
साल्ट कितने हैं, कम है या ज़्यादा है। अब इस चेक एंड बैलेंस सिस्टम की वजह, होमोस्टेसिस की वजह से ये चेक एंड बैलेंस चेक किया जाता है, और जो कि बॉडी के फंक्शन के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट। अब इसके बाद है एस्पेक्ट। याद रखिए कि होमोस्टेसिस के थ्री एस्पेक्ट है। ये इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट, इसकी 3 पहलू है, यानी 3 एस्पेक्ट है। एक है ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा है थर्मो रेगुलेशन, और तीसरा है एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन ये रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट को कहते हैं। यानी जब बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान वाटर और साल्ट की मिकदार कांस्टेंट हो। मिसाल के तौर पर मेरे जिस्म में 70% वाटर है, अगर वो वाटर 70% रहे तो ये ऑस्मो रेगुलेशन है। मेरे जिस्म में 10% साल्ट है, अगर यही साल्ट मेरे बॉडी के अंदर 10% रहे तो यही ऑस्मो रेगुलेशन है। इसी तरह हमारे ब्लड के अंदर 92% वाटर है, अगर ये 92% ब्लड के अंदर वाटर रहे तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर? इसके बाद है थर्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। अब देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, कितना है? 37.5 सेंटीग्रेड। अब अगर इससे जो टेम्परेचर ऊपर हो जाता है तो ये थर्मो रेगुलेशन नहीं है, अगर इससे नीचे हो जाए तो ये भी थर्मो रेगुलेशन नहीं है। अगर टेम्परेचर 37.5 सेंटीग्रेड है या 37 सेंटीग्रेड है, यानी नियरली उस फिगर के मुताबिक है, तो फिर इसको हम कहते हैं कि इस बॉडी में थर्मो रेगुलेशन का एस्पेक्ट है। यानी टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना ये थर्मो रेगुलेशन नहीं है, बल्कि टेम्परेचर का रेगुलेशन बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान हो तो उससे क्या हो जाता है? थर्मो रेगुलेशन, उसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन, अब देखो आए दिन हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट पैदा होते हैं, यूरिन की शक्ल में, यूरिक एसिड की शक्ल में, एमोनिया की शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्लांट और एनिमल के बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट पैदा हो जाते हैं। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालना इंतहाई ज़रूरी है, एलिमिनेट करना, रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट हम बॉडी से रिमूव करने में कामयाब हो गए तो फिर होमोस्टेसिस बॉडी में मेंटेन होगी, अदरवाइज ऑस्मो रेगुलेशन भी डिस्टर्ब होगी, थर्मो रेगुलेशन भी डिस्टर्ब होगी। तो एक्सक्रीशन का यही मतलब है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमने बॉडी से बाहर निकालने हैं उसको हम बाहर निकाल के रेगुलेशन ऑफ बॉडी करे, यानी होमोस्टेसिस का निज़ाम तब ही रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। इसमें यूरिया भी आ सकती है, इसमें यूरिन भी आ सकती है, इसमें वाटर भी आ सकता है, इसमें साल्ट भी आ सकता है, इसमें कभी कभी ऑक्सीजन भी होगा, इसमें कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मेनी एंड सो मेनी चीज़ें हैं। बहरहाल वेस्ट प्रोडक्ट को जब हम जिस्म से बाहर निकालें, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक है और फिर बॉडी का फंक्शन इस पर असरअंदाज होती है, इस वजह से एक्सक्रीशन लाजमी तौर पर एक तीसरा एस्पेक्ट है। इंशाल्लाह 1 by 1 ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल जो आपके कोर्स में होगा उसी के मुताबिक इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपसे इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी इंशाल्लाह ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट में होगी। आप देखेंगे कि वाटर और साल्ट की बुनियाद पर आपको मुख्तलिफ किस्म के प्लांट नज़र आएंगे, कभी हाइड्रोफाइट नज़र आएंगे, कभी मीज़ोफाइट नज़र आएंगे, कभी हेलोफाइट नज़र आएंगे, कभी ज़ीरोफाइट नज़र आएंगे। उनके करैक्टर, उनके एग्जाम्पल सब कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पेश करूँगा। अपने दुआओं में याद रखिए। इस नए चैप्टर के पहले टॉपिक के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सी यू अगेन विद वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।